नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। आज का जो हमारा समय है वह बहुत भयावह है, तबाही और तकलीफ से भरा हुआ है। कोरोना ने समूचे देश में कोहराम मचा रखा है। पिछले साल एक समय था जब मार्च में कोरोना के 600 से कम मरीज थे और सिर्फ 9 लोगों की ही मौत हुई थी। लॉकडाउन लगा दिया गया। आज संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन में 4 लाख से नीचे आ जाता है और मरने वालों की संख्या 4000 से कम रहती है, तो हम खबर चलाते हैं कि कोरोना के खिलाफ सरकारी इंतजाम मजबूत, संक्रमितों और मौत के आंकड़े में कमी आई। सरकारें बयानों के जरिए राहत भरे हालात की मुनादी करती हैं। चैनलों पर बहसों और पार्टियों के बयानों में अपनी अपनी पीठ थपथपाने और विरोधी के सिर ठीकरा फोड़ने का अनहद राजनीतिक खेल चलता है। इस बीच लोग मरते रहते हैं, इलाज में लुटते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। शहर, कस्बा, गांव सब जगह मातम पसरता रहता है, डर डेला डालता रहता है और दूसरी तरफ संक्रमण मौत के आंकड़ों के जरिए हालात को नापा तोला जाता है। इस पूरे हाहाकारी माहौल में एक धंधा ऐसा है जिसके लिए कोरोना की बीमारी छप्पर नहीं बल्कि आसमान फाड़ कर पैसा बरसाने का मौका लेकर आई है, और वो है अस्पतालों का धंधा। हर सत्य को फिर से शुरू करने का कारण भी यही है कि आप वो सच जरूर जानें जो आपकी आंखों से ओझल रहता है। आज जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर रहा है, अपना जमा खर्च कर रहा है, गहना संपत्ति बेच रहा है, कर्ज ले रहा है, लेकिन वो अस्पतालों को दे रहा है। और अस्पताल क्या कर रहे हैं, आज आपको बताऊं। इलाज के नाम पर जो धांधली से भरा धंधा चलता है, उसका असली चेहरा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, हम जितना कुछ देखते सुनते हैं उसका एक हिस्सा न देख पाते हैं न सुन पाते हैं। इसलिए देखे सुने के आधार पर जो राय बनती है वह अधूरी होती है। जब तक हम वह हिस्सा जो छिपा हुआ है या छिपाया हुआ है, दबा हुआ है या दबाया हुआ है, उसे नहीं देखते समझते, तब तक तस्वीर पूरी साफ होती नहीं। इंडिया न्यूज ने यह महसूस किया कि देश का आम आदमी सबसे ठगा और हारा हुआ इंसान है। व्यवस्था की सारी ताकत उसके जरिए आती तो है क्योंकि वो वोट देता है, लेकिन समूचे सिस्टम में किसी को लगातार पीसा चूसा जाता है तो वो वही है, आम आदमी। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। आपको पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं और यह वीडियो जिस आदमी का है उसका यह आखिरी वीडियो है। आप सुनेंगे जिस आदमी को दिल्ली के अच्छे खासे सरकारी अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में उसकी मौत हो गई। बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक जरा सा फोटो को समझ नहीं आ रहा है। वो क्या करता है, एक बोतल होती है, उस बोतल को फुल भर के इसको फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाजें लगाओ, आते ही नहीं है। एक डेढ़ घंटे में आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बताओ मैं इसको ये कि क्या करूं मैं। इस आदमी का नाम था राहुल बोहरा। कितना लाचार असहाय था ना। कहने के लिए मास्क है, ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, 2-3 घंटे पर आते हैं, तब तक आप मैनेज करते रहिए। यही सब वो आदमी कह रहा था। उसको पता था कि ये इलाज उसकी जान ले लेगा। उस राहुल बोहरा ने ट्वीट किया था कि अगर मुझे भी ठीक इलाज मिल जाता तो मैं भी बच सकता था, यानी मैं बचने वाला नहीं। राहुल बोहरा की तरह लाखों लोग सांस सांस के लिए आज देश के अलग अलग हिस्सों में तड़प रहे हैं, मौत को सामने देख रहे हैं, वैसे ही लाचार और मजबूर हैं और कई तड़प कर दम तोड़ देंगे। अगर वे अस्पताल में होंगे तो एक और मुसीबत है, अस्पताल की मोटी फीस चुकाने के बाद ही घर वालों को शव मिल पाएगा। दरअसल देश के सरकारी अस्पतालों को ऐसा लुंज पुंज बीमार और भुतहा रखा गया है कि आम आदमी वहां जाते ही डर जाता है कि यहां तो इलाज की जगह ऊपर जाने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे में वह शहर के नर्सिंग होम और अस्पतालों की तरफ भागता है, निजी अस्पताल। और वहां एक ऐसा सिस्टम है जो चूहेदानी की तरह है।
चूहेदानी देखी है ना आपने, उसका दरवाजा जिसे मुंह कहते हैं खुला होता है और जैसे ही चूहा अंदर जाता है वो झट से बंद हो जाता है। फिर चूहा चाहे जितना आगे पीछे ऊपर नीचे भागे, रास्ता नहीं मिलता। सरकारी अस्पतालों की भ्रष्ट व्यवस्था और वहां के भ्रष्टाचार पर कभी आगे एक शो करूंगा, लेकिन आज आप प्राइवेट अस्पतालों की असलियत को समझिए। गाजियाबाद की सुधा अपने पति को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल भागी। बहुत मुश्किल से बेड मिला, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, इलाज चलने लगा। बीच में जब ऑक्सीजन लेवल ज्यादा नीचे गया तो आईसीयू में उनके पति को शिफ्ट किया गया। लगभग 15 दिन बाद आईसीयू में से बाहर निकले और वार्ड में आए। ऑक्सीजन उनको तब भी दी जा रही थी। कुल 25 दिन बाद सुधा के पति डिस्चार्ज हुए तो उनको 11,50,000 रुपए का हिसाब चुकाना पड़ा। हिसाब लगाइए, लगभग 44,000 रुपए रोज। आगरा की सुशीला देवी एमजी रोड पर एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई और 20 दिन इलाज चला, लेकिन वे बची नहीं। 20 दिन का उस अस्पताल ने 8 लाख रुपए का बिल थमाया, यानी 40,000 रुपए रोज। ये पूरी रकम वसूलने के बाद अस्पताल ने शव दिया। इस तरह के लाखों केस हैं देश में, और ये वो अस्पताल हैं जो मिडिल लेवल के अस्पतालों से थोड़े ऊपर हैं, जो देश के टॉप अस्पताल कहे जाते हैं, जो ब्रांडेड हैं। उनके यहाँ एक दिन का बिल 1 लाख तक पहुंच जाता है। जानते हैं हमारे देश में एक आदमी की औसत आमदनी साल में कितनी है? 1,35,050 रुपये सरकारी आंकड़ा है, और कुछ अस्पतालों में एक दिन का बिल 1 लाख चला जाता है। जो नीचे वाले हैं वो भी 25,000 से कम का बिल रोज का नहीं बना रहे हैं, और जो बीच वाले हैं वो 40 से 50,000 का रोज का बिल फाड़ रहे हैं। इस आपदा में अवसर देखने का काम जिस तरीके से अस्पतालों ने किया है, उसने लोगों को तोड़ कर रख दिया है। कई राज्य सरकारों ने इलाज का रेट तय जरूर किया है, लेकिन अस्पताल बाईपास का रास्ता पकड़ के बिल का मीटर उतना ही उठा रहे हैं। अब खेल समझिए। यूपी में दिल्ली से लगे गाजियाबाद को लेते हैं। यहां योगी सरकार ने यह तय किया कि जिन अस्पतालों को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स यानी कि NABH से मान्यता मिली है, मान्यता प्राप्त अस्पताल, वे कोविड के जिन मरीजों को जनरल वार्ड में रखेंगे उनसे 10,000 रुपये रोज का चार्ज करेंगे, जिसमें 1,200 रुपये PPE किट का भी शामिल है। जिन मरीजों को ICU की जरूरत होगी उनसे 15,000 रोज के, और क्रिटिकल केस जिसे वेंटिलेटर की जरूरत होगी उससे 18,000 रुपये प्रतिदिन का चार्ज किया जाएगा। लेकिन इन मान्यता प्राप्त अस्पतालों का बिल रोज का 40 से 50,000 रुपये जा रहा है। अगर ICU में जाना पड़ा तो 70 से 80,000 का बिल बनता है। जो मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है उनका रेट मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मुकाबले 2-3 हजार कम है, लेकिन कमाई उनकी वैसी अंधाधुंध है। आखिर ये कैसे हो रहा है? सरकार ने जो रेट तय किया है उसमें रेमडेसिविर जैसा महंगा इंजेक्शन, CT स्कैन और एक्स्ट्रा नर्सिंग केयर जैसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे चोर रास्ते हैं जिस अस्पताल अपनी कमाई का मीटर दौड़ाए जा रहे हैं। अब PPE किट को आपके सामने रखता हूं। एक डॉक्टर एक किट पहनकर वार्ड में 10 मरीजों को देख जाता है, लेकिन सबके बिल में वो 1,200 रुपये जुड़ जाते हैं, यानी कि 1,200 के किट पर 12,000 की कमाई। ये मैं एक छोटा नमूना आपके सामने रखता हूं। वैसे आप यह भी पूछ सकते हैं कि एक वार्ड में जहां 8 से 10 पेशेंट होते हैं वहां एक आदमी से 10,000 रुपये किस बात के सरकार ने तय किए? सवालबाजी। एक हिसाब कर ही लेते हैं। कोविड वार्ड में एक बेड मिलता है, उसका किराया हमने मान लिया 1,500 रुपये। 8 से 10 लोग हैं आपके उस 30 फीट बाई 16 फीट के कमरे में, और इस लिहाज से उसका रोज का किराया बनता है 12 से 15,000 रुपये। महीने का अगर टोटल कर दें तो 3,60,000 से लेकर के 4.5 लाख रुपये। वार्ड में डॉक्टर एक बार या 2 बार आएगा, उसकी फीस हर आदमी पर 400 रुपये मान लेते हैं। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर PPE किट पहनेंगे, मास्क लगाएंगे, इसका हर आदमी पर 500 रुपये रख लीजिए। कोविड की जितनी दवाएं होती हैं वे सारी सस्ती होती हैं। दिन भर की दवा अगर आप जोड़ भी देंगे तो 500 रुपये से ज्यादा की नहीं बनती। खाना के लिए 200 रुपये हर आदमी पर आप मान लीजिए, और 1,000 रुपये का टेस्ट रोज के हिसाब से। जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर मरीजों का कोई टेस्ट नहीं होता है। नर्सिंग और ऑक्सीजन पर हर मरीज के लिए 400 रुपये आप रख लीजिए। अब इस सबको जोड़िए तो ये रकम बैठती है 4,500 रुपये, लेकिन वार्ड का चार्ज यूपी सरकार ने रखा 10,000। ऐसी स्थिति लगभग सभी जगहों पर है। अब आप समझिए कि यह 4,500 को रोज का कम से कम 25,000 तक पहुंचा दिया जाता है। एक आदमी जो अस्पताल के वार्ड में ऑक्सीजन पर 10 दिन रह लेता, उसको कम से कम 2.5 लाख तो देकर आना ही है।
ऐसे में आप सोचेंगे कि अस्पताल का खर्च भी तो होता होगा। कर लेते हैं इसका हिसाब। जो डॉक्टर देखने आता है, जिसकी फीस मैंने हर मरीज पर 400 रुपये रखी थी, उस डॉक्टर को कितना मिलता होगा? अगर एक मरीज का बिल 2.5 लाख रुपए का आता अस्पताल में, तो उस डॉक्टर को मिलता है इसका 5 से 7%। अगर वो कंसल्टेंट है तो 5 से 7% मतलब 12,500 से 15,000 रुपए उस 2.5 लाख में से। जो नर्स होती हैं उनकी सैलरी 15,000 से 30,000 के बीच की होती है। बड़े से बड़ा अस्पताल भी नर्स को 30,000 से ज्यादा नहीं देता है। एक्सपीरियंस नर्स को ज्यादातर 15 से 20,000 के बीच में ही 10 से 12 घंटे की नौकरी करती है और वो अकेले कई मरीजों को देखती हैं। उनकी नर्सिंग की फीस अस्पताल रोज मरीज से वसूलता है। अगर अस्पताल नर्स को 15,000 देता है तो उसके जरिए वो 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता है। जो वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी होते हैं उनको ये अस्पताल 10 से 12,000 की पगार देते हैं और उनसे 12 घंटे का काम लिया जाता है। जबकि कोरोना के इस भयानक हमले में अगर कोई सबसे अधिक खतरे में रहा है तो यही 2 नर्स और सफाई कर्मी। इन दोनों को 10% एक्स्ट्रा दे करके अस्पतालों ने कोरोना के इलाज में लगाया और मरीजों से करोड़ों करोड़ उगाहे। अस्पताल मरीज से बेड, टेस्ट, दवा और इलाज का मोटा पैसा वसूलता है। दरअसल ये एक कारोबार है जिसमें धन पशु लगे हुए हैं, कॉरपोरेट घुसा पड़ा है। ये लोग सीएमओ, जिला कलेक्टर और नेताओं, मंत्रियों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाए हुए हैं और जनता का बेहिसाब जो खून पसीने का पैसा है वो लूटा जा रहा है। मैं यह बात सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसी ही स्थितियां हैं। इनका ही एक नेक्सस है। सरकार की सख्ती के बावजूद बिल का मीटर चलता रहता है। अब दवाओं और अस्पतालों की मुनाफाखोरी का खेल समझिए। अस्पताल चाहे छोटा हो या बड़ा, वह आपको अपने हाथ से ही दवा खरीदने को कहेगा क्योंकि उसकी फार्मेसी चल रही है, उसी की शॉप से आपको दवा लेनी है। इन अस्पतालों की दवा कंपनियों के साथ फिक्सिंग चलती है। ये उन्हीं कंपनियों की दवाइयां रखते हैं जो इन्हें ज्यादा MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस देती है। अब इसको समझिए, एक दवा कंपनी है जिसकी दवा आ रही है, उसको बनाने का खर्च आता है 100 रुपये और वह उस पर अपना और स्टॉकिस्ट का प्रॉफिट 50 रुपये और जोड़ लेता है, यानी 150 रुपये कर लेता है। लेकिन उसने ग्राहक को बेचने की जो रेट लिख रखी है, जिसको हम MRP कहते हैं, वो 500 रुपये। अब अस्पताल जिसने 150 रुपये में दवा खरीदी वह बेच रहा है 500, यानी दवा बनाने वाले से कहीं ज्यादा फायदा अस्पताल ले रहा है। फायदा कमाने के चक्कर में अस्पताल वही दवाएं रखते हैं जिसकी MRP ज्यादा हो और ऐसी छोटी कंपनियां ही करती हैं। बड़ी और ब्रांडेड कंपनियों के बिजनेस का एक नियम है। मसलन सिप्ला, रेड्डीज, रैनबैक्सी, कैडिला, लुपिन जैसी कंपनियां फायदा तो देती हैं लेकिन उतना नहीं जितना छोटी फार्मा कंपनियां। इसलिए अस्पताल जान जाने का खतरा ना हो तो सारी दवाइयां छोटी कंपनियों का ही इस्तेमाल करते हैं और बड़ी कंपनियों की तभी देते हैं जब लगता है कि उसके बगैर खतरा हो सकता है। आप देखेंगे कि सभी अस्पतालों के यहाँ खास दवाएं ही लिखी और बेची जाती हैं। यह वही खेल है। अस्पताल में IV फ्लूइड यानी जो पानी चढ़ाया जाता है, जानते हैं उसको बनाने में कितना खर्च आता है। बोतल, पाइप, पानी सब लेकर के बड़े पैमाने पर बनता है 5 से 7 रुपए और अस्पताल मरीज को कितना बेचता है? 50 से 70 रुपए, कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा। एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है एमिकासिन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 8 से 10 रुपए, जबकि अस्पतालों में यह 80 से 100 रुपए में बिकता है। 8 से 10, 80 से 100, अंदाजा लगाइए। देश में नर्सिंग होम और अस्पताल आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि कमाई का 1000% गारंटी वाला साफ सुथरा धंधा, इससे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं। हमारा देश तो ऐसा देश है जहां दवाइयां भी एकदम शुद्ध, थोड़ा कम शुद्ध और कुछ ज्यादा मिलावटी किस्म की होती है। आप देखेंगे कि एक ही सॉल्ट यानी एक ही कॉम्पोजिशन की दवा एक ब्रांडेड कंपनी की 5000 में बिकेगी तो उससे छोटी कंपनी 1000 की बेच रही होगी और उससे छोटी वाली कंपनी 250 में बाजार में अपनी दवा लेकर के खड़ी होगी। मैंने फार्मा और मेडिसिन के अपने मित्रों से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना था कि ब्रांडेड कंपनियों के पास बड़े साइंटिस्ट हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसलिए उनकी दवाओं की क्वालिटी और इफिकेसी यानी कि उत्तमता और असर बहुत अच्छे होते हैं। जो छोटी कंपनियां हैं उनमें प्योरिटी उतनी होती नहीं है, इसलिए उनका असर भी कम होता है, दाम कम होता है। अब समझिए कि जो छोटी कंपनी की दवा होती है वो क्या करती होगी।
यही कंपनियां 100 की दवा पर 500 की एमआरपी लिखती हैं और 50 रुपये खुद फायदा लेकर के 350 का फायदा अस्पतालों को देती हैं। अस्पताल कहते हैं कि आओ तुम्हारी ये दवा बिकेगी। एक चौंका देने वाला केस आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सहयोगी सुमित दीवान, उनसे कोरोना के एक मरीज के लिए बैरिसेटिनिब दवा का नाम नोट कीजिए, बैरिसेटिनिब, इस दवा को इंतजाम करने को कहा गया। ध्यान दीजिएगा, यह दवा जीवन रक्षक यानी लाइफ सेविंग ड्रग है। सुमित ने ऑनलाइन सर्च मारी तो 1 mg जो ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी है, उस पर यह दवा दिखी 21,144 रुपये। उन्होंने मंगवा ली। बाद में पता चला कि दुकानों पर तो बहुत कम में मिलती है। जब सुमित दुकान पर गए और दवा ढूंढी तो दवा थी, और कितने में? 280 रुपये। फर्क एक ही था कि ऑनलाइन जो दवा मिली थी वो विदेशी कंपनी की थी और दुकान पर जो दवा थी वो देशी कंपनी की थी। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि दवा तो दवा है, उसका सॉल्ट तो एक ही है, एक ही कंपोजिशन होगा और असर भी उसका एक ही होना चाहिए। वैसे भी ये लाइफ सेविंग ड्रग है, तो फिर दाम अलग अलग कैसे, और वह भी इतना अंतर? फिर तो दो बात हो सकती हैं। पहली ये है कि देश में दवाओं के दाम पर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी फेल है, या फिर एक बिल्कुल शुद्ध दवा है और दूसरी कमजोर मिलावट। अगर ऐसा है तो ये जान के साथ खुलेआम खेल है, लेकिन इस पर कोई जागता क्यों नहीं है? आखिर कैसे ये लूटने और जान से खेलने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है? लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए कोविड से बाहर ले चलना चाहता हूं। ऐसे ही एक दो उदाहरण रखना चाहता हूं। हार्ट का वॉल्व अगर किसी का खराब हो जाए और लगाना पड़े तो वॉल्व की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 8 से 10,000 रुपए, और यह मरीज को दिया जाता है 1 से 1.25 लाख रुपए। ऐसे ही कैंसर की दवाएं, एक दवा आपको 500 रुपए मिल जाएगी और दूसरी दवा एक जो दूसरी कंपनी की होगी वो 50,000 में मिलेगी। जैसे एक दवा 21,000 मिलती है और दूसरी कंपनी की वही दवा 280 रुपए। आखिर कैसे? ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी बेलगाम और बेमुरव्वत धंधा चल रहा है, तो बड़ा खेल चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। अगर यह एक शुद्ध, कम शुद्ध या मिलावटी शुद्ध खेल गलती से भी अमेरिका और यूरोप के देशों में हो जाए तो आपको आजीवन जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। लेकिन यहां सब चलता है, चल रहा है। यहां ऑक्सीजन के लिए इंसान तड़प कर मर जाता है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कालाबाजारी होने लगती है। टेस्ट से लेकर के बेड तक के लिए वो रिरियाता गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दरअसल हेल्थ सेक्टर को लेकर हमारी सरकारें कभी गंभीर रही ही नहीं, लेकिन उस पर जाऊंगा तो मामला कहीं और चला जाएगा, इसलिए लकीर पर ही रहते हैं और जानते हैं कि आखिर रास्ता क्या है। पहला तो यही कि सारी सरकारें तब हरकत में आईं जब कोरोना ने नरसंहार शुरू कर दिया। यह जानते हुए कि दूसरी लहर आएगी और वो ज्यादा खतरनाक होगी, किसी ने कोई तैयारी नहीं की। नतीजा ये रहा कि बेड और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। टेस्ट और रिपोर्ट की लड़ाई में ही जान जाने लगी। दूसरी बात ये कि ऐसी घातक और तेजी से फैल रही बीमारी पर काबू पाने के लिए जिस योजना से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। रास्ता यह भी है और था कि हर जिले में एक कोविड कंट्रोल रूम बनता। इस कोविड कंट्रोल रूम में मरीज फोन से या व्हाट्सएप या किसी और जरिए से अपने टेस्ट की जगह पता करता। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको किस अस्पताल में भेजना है या उसको जाना है जहां बेड है बताया जाता। मरीज के इलाज और दवाओं की डिटेल्स अस्पताल कंट्रोल रूम से साझा करते और लोग दर दर भटकने और भारी भरकम बिलों से बहुत हद तक राहत पाते। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि अगर एक सॉल्ट की कोई दवा है तो उसकी एक रेंज होनी चाहिए कंपनी के इन्वेस्टमेंट और खर्च के मुताबिक। मसलन सबसे बड़ी कंपनी की अगर 1000 की दवा है तो उसी सॉल्ट कंपोजिशन की छोटी कंपनी की दवा 700 की हो सकती और उससे छोटी कंपनी की दवा 500 की हो सकती। लेकिन ये 21,000 और 2080 का मतलब समझ में आता ही नहीं, यानी कि प्राइस कंट्रोलिंग में अंधेरगर्दी। ये प्योरिटी और एफिकेसी में अंतर का मामला तो बहुत ही गलत है। तीसरी बात यह कि कोई दवा या ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला सामान उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आधार पर प्राइस कैपिंग उसका होना चाहिए, उसकी सीमा तय की जानी चाहिए। मतलब ये कि कोई दवा सब कुछ मिलाकर 200 रुपए में बन रही है तो उसका 50% जोड़कर रिटेलर तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कंपनी, स्टॉकिस्ट और रिटेलर तीनों का प्रॉफिट 100 रुपए में बांटे। ऐसे में 8 से 10 रुपए की आईवी फ्लूइड 80 से 100 रुपए में नहीं बिकेगी, और फिर हार्ट का वॉल्व जो 8 से 10,000 रुपए में बनता है वो लाख से 1.25 लाख रुपए में मरीज को नहीं लगेगा। इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं।
ऑर्थोपोडिक इम्प्लांट, यानी कि हड्डियां टूट जाती हैं तो जो स्टील की प्लेट्स डाली जाती हैं हाथ और पैर में, उसकी बात करते हैं। स्टील की उस प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती होगी? 100-150 ग्राम स्टील, चलिए मान लेते हैं 1000 रुपये कंपनी ने बनाने में रख लिए, 1000 रुपये उसने प्रॉफिट रख लिए, बाजार कमीशन के लिए 1000 भी रख लेते, कितना हुआ? 3000। लेकिन मिलता कितने में है? अगर देशी है तो 15 से 20,000 और विदेशी है तो 30 से 40,000। क्यों? इसलिए कि प्राइसिंग का कानून हमारे यहाँ लुंज पुंज है, लचर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर दाम तय होते ही नहीं है। इससे आखिरकार नुकसान किसका है? आम आदमी, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जिसकी खातिर यह समूचे गोरख धंधे के खेल में आपको लेकर आया। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर दाम तय होने लगे तो ये एमआरपी और दोयम दर्जे की दवाइयों का धंधा ही बंद हो जाए। सलाह नंबर 4 ये कि दवाओं की प्योरिटी और एफिकेसी में कोई अंतर होनी ही नहीं चाहिए। दवा तो दवा है, उसका असर तो बराबर ही होना चाहिए। भारत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है जो दवाओं को बनाने, उनकी क्वालिटी तय करने, डिस्ट्रीब्यूशन, दाम सब पर, यहाँ तक कि इंपोर्ट पर भी कंट्रोल रखता है। यह ओहदा स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन आज तक इस देश में मरीज की खातिर दवाओं के दाम और अस्पतालों के इलाज की दर तय नहीं हो पाए। अब 5वीं और जरूरी सलाह ये कि अस्पतालों में जैसे कंपनियों के स्टेटस के हिसाब से दवाओं के दाम का रेंज तय होना चाहिए, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अस्पतालों के स्टेटस के हिसाब से भी उनके यहाँ रोग के उपचार का दाम तय होना चाहिए। रेट लिस्ट, यह रेट वैसे ही हो जैसे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर प्रॉफिट जोड़ करके आपने दाम तय करके बाजार में दे दिया। यानी अस्पताल के तमाम वाजिब खर्चे हम जोड़ लेते हैं और उस पर उसका प्रॉफिट डाल दें तो इलाज की रेट वही होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो एक महिला जो पति के कोविड के इलाज के लिए 25 दिन रखने के बाद अस्पताल में 11.5 लाख रुपए देती है, उसको उतना नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 1.5 से 2 लाख रुपए में उसका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों? आपको भी लगता होगा कि अगर छोटी सी बुद्धि मेरी है उसमें ये बात आ गई है तो सरकार के पास भी तो होगी। पक्का है, होगी। प्राइस कंट्रोल के लिए कुछ दवाओं को चुना भी गया, किया भी गया, लेकिन वह सब ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ये होता इसलिए नहीं कि अस्पताल चलाने वाला पूंजीपति, उद्योगपति, सीएमओ, कलेक्टर, नेता, मंत्री, दवा बनाने वाली कंपनी, अस्पताल एक बड़ा नेटवर्क है जो टूट नहीं रहा है। मैं फिर कहता हूं, अपवाद हैं, लेकिन स्थिति कमोबेश ऐसी ही है और इसका नतीजा ये है कि जनता हाय हाय कर रही है। हर दर्द का एक रोज अंत होता है। इस देश में मरीज और इलाज के दर्द का अंत भी होगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इंडिया न्यूज के ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पर जाकर के आप अपनी राय दे सकते हैं या मेरे ट्विटर हैंडल राणा यशवंत 1 पर भी आ सकते हैं। अगले एपिसोड में आप में से कुछ की राय मैं शामिल करूंगा और अगर आपको लगता है कि कुछ जरूरी मुद्दों को अरसत में उठाया जाना चाहिए तो आप हमें वह सलाह भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।